अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 2। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सरपंच जी तो चिल्ला रहा था और सरपंच जी की इन सारी बातों की कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ती सांझ को। वो पूरी तरह से अपने पिताजी को इग्नोर करके साइड में जा रही थी। तो पुष्पा जी स्वीटी की ओर इशारा करके बोलती कि उसको कमरा दिखा दे। जो सांझ के लिए गेस्ट रूम तैयार किए गए थे। तो स्वीटी एकदम से जाती है कि दी इस साइड से है, तो कमरे में लेके जाती है। और जो सांझ थी वो एकदम से शावर लेने चली जाती है, फ्रेश वगैरह होने। तो शावर ले लेती है और स्वीटी को पता थी कि सांझ इतने कपड़े वगैरह लेके तो आई नहीं है। और अगर सांझ किसी की बात मानती है इस दुनिया में तो केवल स्वीटी की ताई जी है, यानी सांझ की माता जी पुष्पा जी। पुष्पा जी ने अगर रोकने के लिए बोल दिए तो सांझ रुक ज़रूर जाएगी। ये बात स्वीटी को पता थी। वो भाग के अपने कमरे में जाती है, कुछ ड्रेसेस ले आती है, न्यू ड्रेसेस जो अभी तक वो पहने नहीं थी। वो एकदम से ले आती है और आके बैठ जाती है, सांझ की इंतज़ार करती है। सांझ भी एकदम से शावर वगैरह लेके चेंज वगैरह करके वो जैसे निकलती है तो देखती है कि स्वीटी कुछ कपड़े अपनी होते हैं ना ऐसे हक करके रखी है बैठी हुई। बोलती क्या कर रही है यहाँ पे, काम धंधा है नहीं क्या तुझे? देखिए अरे वो आप आए थे ना, तो मुझे पता है कि आप ज़्यादा कपड़े तो लेके आए हो नहीं हो, तो ये ना मैंने कुछ कपड़े ले आई आपके लिए, वो मैंने अभी तक ये पहना नहीं है, तो आप एक तो ट्राई कर लो। सांझ घूर के स्वीटी को दिखते हुए पागल हो गई से, मैं ये कपड़े पहनूं, इसकी ज़रूरत ना से। मैं शाम को कुछ देर बाद मार्केट जाऊंगी और वहाँ से कोई कपड़ा वगैरह खुद के लिए ख़रीद लूँगी। तू रख अपनी कपड़े, मुझे ज़रूरत ना से। तभी एकदम से स्वीटी बोलती अरे अरे मैं आपकी छोटी बहन ही तो हूँ, क्या इतना सोचना। अरे 7 साल बाद आई हो आप, एक ही तो जो है हम। अरे पति, मार्केट जाने की ज़रूरत ना से, आप इनमें से ट्राई कर लो ना। तभी एकदम से सांझ बोलती कि तू अपने कपड़े रख ना, फिर पता चला तेरी ताऊ जी तुझे कुछ ना सुना दे इस चक्कर में। मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना से। तू अपने कपड़े रख के आ जा कमरे में, मुझे नहीं चाहिए। दी पर सुन तो लो कि स्वीटी एक बार बोलूँ तो समझ ना आती है क्या तुझे? बोली ना, तेरी ताऊ जी की कोई टॉन्ट मुझे सुनना नहीं है, ना ही मैं उनकी बातों में मेरी कोई इंटरेस्ट है सुनने में। तो स्वीटी चुप हो जाते हैं और चुप से वो कपड़े वगैरह फिर से लेके अपने कमरे के वहाँ पे जा ही रहे थे कि यश टकरा जाता है। यश पूछते कि अरे ये कपड़े लेके कहाँ गई थी तू? अरे समझा दो अपनी बहन को, 7 साल बाद आई है, प्यार से थोड़ी एक दो बात बोलेगी कि कैसी है, कैसे चल रही तेरी लाइफ। ये नहीं बस आते ही डांट शुरू हो गई इनकी, पता नहीं। तभी यश हंस पड़ता है, बोलती कि क्या हो गया है, क्या बोल दिया अब? बोली, इनके लिए मैं कपड़े लेके गई थी, मुझे तो पता थी कि एक ही दिन के लिए आएंगी, ये सोच के हिसाब करके आएगी। अब ताऊ जी ने, ताऊ जी के चक्कर में मुझे बोल रही कि उनके टॉन्ट नहीं सुनना है ये वो तो ताई जी ने बोल दिया तो रुक लिया। मुझे लगी कि ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आए तो मैं अपने कपड़े दे देती हूँ, 1-2 दिन पहन सकती है। अब भड़क गई मुझ पे, नहीं मेरे कपड़े नहीं पहननी है, इनको मार्केट जानी है, वहाँ से ख़रीद लेंगे ये वो। तभी यश बोलते कि हाँ तो सही बोला ना उसको, ये सारी चीज़ों के जो अब देख, तू कपड़े लेके आई, अब पिताजी देखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे टोंट मारेंगे, और तुझे उसका पता है ना पिताजी की एक भी बात ना सुने वो। बोली हाँ इसीलिए तो चुपचाप लेके जा रही हूँ। बोली हाँ तो रख के आ जा, मैं जाती हूँ उसके कमरे में। ये बोलते हुए यश एकदम से दरवाज़ा पहले नॉक करता है। जैसे नॉक करता है सांझ बोलती कि भाई। तभी यश बोलती कि हाँ कम से कम तूने भाई तो बोला। लेकिन मैनर्स अच्छे सीख ले हो आप, वैसे आपके पिताजी अगर ये देख लिया ना तो कहीं लुटक ना जाए वो। बोली क्या बोलते रहते ही तू, पागल हो गई है क्या? बोली ना ना मैं कहाँ पागल हूँ, सच बोल रही हूँ। अगर आपको पिताजी को ये पता चल गई ना कि आप थोड़ी बहुत मैनर्स सीख रहे हो तो उनको तो उनकी सोच तो अलग है, तो तरीके अलग है। वो बोलेंगे लड़कों को क्या मैनर्स सीखेंगे, मैनर्स तो केवल लड़की के लिए होते हैं। तभी एकदम से बोलती कि तू हर बात पे पिताजी को क्यों लेके आते हैं, छोड़ ना उनको। ये बता कि 7 साल पहले आई मतलब बाद आई है, कैसी लग रही है? तभी एकदम से सांझ बोलती कि वैसे आना तो नहीं चाहती थी, पुष्पा जी ने फंसा दी मुझे। तभी पुष्पा जी यानी सांझ की मम्मी वो एकदम से एंटर करती है कमरे में और बोलती कि अच्छा मैं फंसा दी?
मैं फंसा दी, दिल नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर, हाँ? तभी एकदम से सांझ अपनी मॉम की ओर देख के, उसकी जो स्माइल थी ना वो प्रीचियस थी, बेहद खूबसूरत। वैसे वो हंसती कम थी, पर जितनी भी हंसती थी ना कि दिल बहलाने वाली वो हंसी थी। उसकी मॉम उसकी स्माइल को देख के वो आते उसके फोrehead पे किस करते, वो पता है 7 साल बाद तेरी ये चेहरे की मुस्कान देख रही हूँ मैं। तरस गई थी इस मुस्कान को देखने के लिए। तुझे तो याद नहीं आती, मैं हर रोज़ रो रो के बस अपनी आँखों को सुझाती थी। तभी एकदम से सांझ साइड से पुष्पा जी को हक करते और बोलती कि काहे रोना पुष्पा जी, मर थोड़ी गई हूँ, कहीं और गई हूँ, अपनी ज़िंदगी मस्त बिता रही हूँ। कम से कम आपकी पति के ये बंदाइश में तो ना हूँ मैं। पता चलते अगर आपकी पति के भरोसे रहते तो अब तक तो मौत हो चुकी थी मेरी। तभी एकदम से वो उसके गाल पे मारती है, हल्की सी, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, कि चुप कर, हमेशा बस मरने मिटने की बात, कुछ अच्छी बात ही नहीं है तेरे पास। ठीक है, अरे पुष्पा जी आप कहो तो आपके लिए कविता लिख दे। कि नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, और बता तेरी काम वगैरह कैसे चल रही है। बोलती कि मासा लॉयर बन चुकी हूँ मैं, आपको पता है इस बारे में। हाँ थोड़ी सी शेड्यूल टाइट है मेरी, पर क्या करे, अब माता जी ने बुलाई है तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ना। तभी पुष्पा जी की आंखों में थोड़ी सी नमीपन आ जाती, तो सांझ बोलती कि अब फिर से काहे रोना शुरू हो गई पुष्पा जी। वैसे मैं थोड़ी सी मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा तैयार होकर नहीं आई थी कि ज़्यादा दिन रुकूंगी, मैं एक ही दिन के लिए आई थी, तो मैं कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं लाई हूँ खुद के पास, तो मैं मार्केट जाऊंगी तो स्वीटी मेरे साथ चल सकती है ना, या फिर इसके लिए भी आपके पति से परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी एकदम से जो पुष्पा जी बोली कि नहीं उनके परमिशन नहीं चाहिए, मैं भेजती हूँ स्वीटी को तुम्हारे पास। वो बोलती कि हाँ वो आई थी मेरे पास, आ रही है शायद, कपड़े वगैरह लेके आई थी अपने कपड़े, पता चले कि आपकी पति फिर से इसी बात पे टोंट मारे। वैसे भी मुझे उनकी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। यश बोलते कि अरे छोड़ ना, छोड़ इन सारी बातों को, शादी तक तो है ना, तो थोड़ी बहुत प्लीज़ एडजस्ट कर लेना तू। सांझ बोलती कि हाँ हाँ इस घर में आ गई हूँ, वही एडजस्टेबल चीज़ है सबसे पहले, वरना मैं इस घर में कभी ना पैर रखी। तभी जो पुष्पा जी है वो चुप हो जाती है, स्वीटी एकदम से आती है और आके बोलती कि ताई जी देखो ना, कुछ कपड़े लेके आई थी दी के पास, बोली थी कि आप कपड़े वगैरह नहीं लाए थे, तो वो बोलती कि हाँ तो शुरू हो गई तेरी फिर से रोना, ये रोना धोना ना बंद कर, छोटी बच्ची ना से तू। तभी एकदम से स्वीटी चुप हो जाती, तो पुष्पा जी बोलती कि बस करो, इस तरह से बात ना करो, छोटी बहन है तुम्हारी। थी बोलती कि हाँ हाँ तो मैं क्या, कौन सा उसको क्या मार रही हूँ क्या, अब चुप भी करो। स्वीटी एक काम करो, सांझ के साथ वो मार्केट जाएगी, उसके साथ चले जाना तुम। स्वीटी बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ। तभी सांझ बोली कि हाँ हाँ तू तो बेसब्री से इसी पल की इंतज़ार कर रही है ना, कि जब सांझ दी आएगी तो मैं उनके साथ निकलूँगी, थोड़ी बहुत खुले में जीऊँगी, है ना। तो बोलती कि क्या दी आप, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि झूठ ना बोल, तेरे रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, बचपन में तू मेरे हाथों में ही बड़ी हुई है, ज़्यादा ना झूठ बोलने की कोशिश ना कर मुझसे। तो स्वीटी चुप हो जाती है, यश एकदम से हंस पड़ता है। यश बोलते कि चल स्वीटी तेरी तो वाट लगने वाला है, मतलब कोई तो है जो तेरी वाट लगा सकती है, और सांस से अच्छा कोई हो ही नहीं सकती, सच बोल रहा हूँ। स्वीटी अपने भाई की ओर देख के बोलती कि ज़्यादा मत बोला करो आप, मैं भी देखूंगी, एक बार भाभी जी को आने तो दो, जैसी शादी होगी ना आपकी फिर देखती हूँ आपको। तो एकदम से यश भी चुप हो जाता है, और फिर जो सांझ थी वो रेडी वगैरह हो लेती है, और एकदम से रेडी होके वो अपना पर्स वगैरह प्रॉपर लेते, फ़ोन लेती है, और वो स्वीटी की ओर देख के, तो तैयार हो जाए, ऐसे चलेगी मेरे साथ, अगर ऐसे चल ली ना मेरे साथ तो तेरा ताऊ जी तुझे तेरे ऊपर गोली मार देंगे और बोलेंगे कि मैंने ख़राब कर दिए तुझे, तेरी आदतें बदल लिए, ये सब मत कर, तू जैसे बाहर जाती है भाई के साथ या चाचा जी के साथ वैसे कपड़े वगैरह प्रॉपर पहन के आ, मैं कोई बात ना सुन सकती तेरे लिए। तो वो थोड़ी सी हो जाती है, वो दुपट्टे को प्रॉपर ओढ़ लेती है, बोलती कि ऐसे ही चलती हूँ। ठीक चल ठीक है फिर। तभी पुष्पा जी एकदम से बोलती कि वो कुछ पैसे लेके जाओ। सांझ बोलती कि उसकी ज़रूरत ना से,
मैं खुद कमा सकती हूँ, खुद खुद के लिए खर्च भी कर सकती हूँ। आपको ज़रूरत है तो आप बोल सकते हो, मैं कुछ लेके आऊँगी आपके लिए। कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। यार बोलती यार मुझे भी लेके चलना। ठीक, तुम्हें? तुम तो बेटा यहीं पे रुको, अपनी बाप की सेवा करो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। ये बोलते हुए सांझ स्वीटी एकदम से निकलती है। निकलते ही ये लोग जैसे ही हॉल से निकल के हवेली से बाहर होगी, एक तीखी नज़र से जो सरपंच जी है, जो पिताजी है सांझ के, वो घूर के सांझ की ओर देखते हैं। और सांझ के पीछे पीछे जो पुष्पा जी है वो भी निकल रहे थे। तो वो देख तो सांझ की ओर रहे थे, लेकिन बोल वो पुष्पा जी की ओर देख के बोलती कि ये आते ही अपना रंग ढलना शुरू कर दिए क्या? हाँ, कहाँ जा रही है? तभी एकदम से वहाँ से जो सांझ है वो अपने पिताजी की ओर देखती तक नहीं है, वो स्वीटी की हाथ पकड़ते हुए हवेली से निकल जाती है। पुष्पा जी तुरंत आते हैं और बोलते कि वो मार्केट गई है कुछ कपड़े वगैरह लाने के लिए। कपड़े वगैरह लाने के लिए उसको जाने की क्या ज़रूरत से? यश को बोल दो वो जाके ले आता। नहीं, अपनी मर्जी करना है इनको, इसीलिए तो आए हैं ना। ये बात सांझ हवेली से निकलते निकलते सुन लेती और वो बोलती कि मन मर्जी करने के लिए ना मासा मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं अपनी मन मर्जी की खुद मालिक हूँ, मैं किसी के हाथ में ना आने वाली। और मत भूलिए मैं आपके घर की लड़की नहीं हूँ, मेहमान हूँ। तो मेहमान की तरह मुझसे बर्ताव करे तो बेहतर है, और रोक टोक मैं किसी की सुनने वाली हूँ नहीं। तो ये सब मुझे ना ही बोले तो बेहतर है ना। और अगर बोलना है तो सामने से बोले ना, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। कुछ बोलना है क्या मुझे? सरपंच जी, जो सांझ की पिताजी है कुछ नहीं बोलते। सांझ वहाँ से एक तीखी मुस्कान पास कर जो अपनी माताजी की ओर पास करके वो चली जाती है। स्वीटी बोलती कि यादी खामाखा ताऊ जी से आप पंगा ले रहे हो। देखिए चुप कर तू, तुझे जाना है मेरे साथ? बोलती कि हाँ जाना तो है। तो बोलती कि चुपचाप चल, एक बात बता। बोलती कि हाँ, वो जो लक्ष्मण चाचा है वो कैसा है, उनके बेटे कैसा है, और चाची जी ठीक है ना? अब भी है ना उसी जगह पे जहाँ पे पहले रहते थे? 7 साल हो गए हैं उनको देखे हुए, ठीक है ना? वो खेती वगैरह करते हैं ना? अरे स्वीटी तुझसे पूछ रही हूँ मैं। स्वीटी तो सांझ के मुंह से लक्ष्मण चाचा की नाम सुन के शौक हो गई और वो खड़ी हो गई। तभी सांझ बोली कि क्या हो गई है, सांप सूंघ लिया क्या तूने? कि आराम से बोलो। अरे ताऊ जी ने लक्ष्मण चाचा को गांव से बाहर कर दिया, मतलब गांव के कोई भी लोग लक्ष्मण चाचा से बात ना कर सकते हैं, और ना ही वो हमसे बात कर सकते हैं। जैसी ये बात सुनती है सांझ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और बोलती कि पता थी मुझे कि यही होगी। खैर मैं अभी लक्ष्मण चाचा के घर जा रही हूँ। जैसे ये सुनती है तो स्वीटी तुरंत हाथ छोड़ती है, बोलती कि पागल हो गए हो क्या आप? तो ताऊ जी से जानबूझ के पंगा क्यों ले रहे हो? अगर उनको भनक तक हो गया ना दी तो सीधा आके गोली मारेंगे। गोली खाने का शौक है क्या आपको? गोली मारेंगे ना तो मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। मैं कौन सा तुम्हारी ताऊ जी से डरती हूँ? और वैसे भी तुम गांव के लोग हो, मैं थोड़ी ना। ये 7 साल हो गए हैं गांव छोड़े हुए, अब मैं इस गांव की हूँ नहीं, मैं शहर वाली हो गई हूँ ना। जैसे कि चाची जी बोलते कि आ गई हमारी शहर वाली, तो अब तो मैं शहर वाली हूँ ना, बस मेहमान हूँ। मुझे क्या पता तुम्हारी इस गांव के कौन से तौर तरीके होते हैं। तो तुम एक काम करो, घर जाओ, घर जाके आराम करो। मैं लक्ष्मण चाचा के वहाँ से सीधा मार्केट जाऊँगी और वहाँ से कपड़े वगैरह ख़रीद के मैं वापस घर आती हूँ, तू जा। ये बोलते हुए सांझ एकदम से चलने लगती है। स्वीटी भागते हुए सांझ के हाथ पकड़ती है और बोलती अरे मुझे अकेले काहे छोड़ रही हो आप? मैं आपके साथ आई हूँ ना। अरे तू ही तो डर रही है, देख तू गाँव वाली है, अगर तेरी ताऊ जी को पता चल गई ना कि तू मेरे साथ चली है लक्ष्मण चाचा के घर, तो गोली ना तेरे ऊपर ही आएगी। तो सोच गोली खा सकती है कि नहीं, अगर खा सकती है तो चल मेरे साथ, और ना तो अभी वक्त है सीधा घर जा तू। बोली अरे यार आप मुझे डराती काहे हो? ताऊ जी को मत बताना प्लीज़ प्लीज़, दी नहीं हो मेरी। तो सांझ बोलती कि डरपोक कहेगी, चल चुप से। और ये लोग जाते हैं, जाते ही एकदम खेत के जो सांझ के ही जो स्वीटी लोगों का, ये लोगों का बहुत ज़्यादा खेत वगैरह थे, तो खेत के एक कॉर्नर साइड पे एक घर,
घर की हालात बेहाल थे। तो ये कि घर की हालत ऐसे कैसे है? स्वीटी बोलती है मुझे ना पता कुछ, मैं तो यहाँ पे पता नहीं कितने साल बाद आई हूँ, यहाँ पे आना भी मना है और मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ। हाँ सही जा रही है अपनी ताऊ जी के तो तरीके हिसाब से, सही है, चल अंदर। तो ये लोग घर के बाहर से ही दरवाज़ा थोड़ी सी वो बंद किए हुए थे, वो बाहर से आवाज़ लगाती लक्ष्मण चाचा, लक्ष्मण चाचा हो क्या अंदर। तो एक बूढ़ा आदमी की आवाज़ आती है कि कौन हो बेटा। ये एकदम से सांझ ये नहीं बोलती कि मैं सांझ, वो बोलती कि अरे आप एक बार बाहर तो आइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन हूँ मैं। और जैसे ही वो बूढ़ा एकदम से एक जो लकड़ी का वो होता है ना छड़ी, वो पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते हैं और आके जैसे सांझ को देखता है तो बूढ़ा उनके आंखों में आंसू सा आ जाते हैं। सांझ एकदम से स्वीटी की हाथ छूटते और जाके उस बूढ़े आदमी को हक कर लेते और बोलते कि चाचा काहे रो रहे हो आप, हाँ क्या हो गई है, क्या हालत बना के रखे हो अपना। वो बूढ़ा बोलती कि सांझ बेटा तुम इतने साल बाद कहाँ से आ गए और तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारी बाप को पता चला ना तो वो जिंदा ना छोड़ेंगे मुझे। तो तुम एक काम करो, चले जाओ यहाँ से। तभी एकदम से सांझ बोलती कि कौन बाप, उनकी बेटी में रही कहा, 7 साल पहले तो मार दिए थे मुझे। अब ना मैं उनकी बेटी हूँ ना ही इस गाँव की बेटी। आप छोड़े ना, ये बताइए आपकी ये हाल कैसे, चाची जी कैसे। तभी अंदर से एक और बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, बोलती कि कौन है, कौन आ गई जी। तभी एकदम से सांझ बोलती कि तनिका आओ तो सही, देख लो अपनी नज़रों से कौन आई है। तो वो भी देख के सांझ को शौक हो जाती है और बोलती कि अरे छोरी तू तू यहाँ क्या कर रही है। अरे तेरी बाप को पता चली ना तो तुझे तो मार देंगे, हमें भी मार देंगे। तू तू चली जा यहाँ से। कि डरती काहे हो, कौन सा वो मुझे मारा, एक ही बार जा सकते हैं, बार बार नहीं। मार तो दिए थे मुझे 7 साल पहले, पता तो है सब कुछ। सुजी डर के मारे एक साइड पे खड़ी थी। तो वो बोलती कि आपके बेटे कहाँ है। बोलती वो तो शहर में गया है पढ़ाई करने के लिए, भेज दिया मैंने शहर में। यहाँ पे रह के भी क्या करेगा, पढ़ा तो मैं नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि तेरे बाप ने पूरे गांव से हमें बंटवारा कर दिया। हम किसी से बात ना कर सकते और ना ही कोई हमसे बात कर सकता है। पिछले 2 साल से तेरे बाप के आगे बस हाथ फैलाए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे खेत में पानी की ज़रूरत है और तेरे बाप पानी देने से इनकार कर रहा है। पिछले 2 साल से मैं लगातार उनके पास आते जाते रहता हूँ, पर मन नहीं गला। तभी एकदम से जो सांझ बोली कि तो उनके पास जा ही क्यों रहे हो आप, मोटर लगा लो ना। इतने हम देख हमारी और घर तो हम ठीक करा ना सकते हैं, मोटर कहाँ से लाएंगे, इतने पैसे कहाँ है हमारे पास। जितनी भी मैं खेती वगैरह करता हूँ उसमें से घर चलता है और कुछ पैसे मैं बेटे के पास भेज देता हूँ, वो अपना पढ़ाई करे, वो बढ़ेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, ये बोलते हैं। तो सांझ क्या करती है, एकदम से अपने वॉलेट में से बेहद सारे पूरा एक बंडल नोट के वो उस चाचा के हाथ में दे देते हैं और बोलती कि ये पैसे रखो, पहले तो ये घर ठीक करोगे, ये घर ठीक कर लेना और बाद में एक मोटो ले लेना। सरपंच जी के आगे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत ना से आपको, ऐसा भी कुछ किए नहीं है आपने, बस मेरी मदद ही तो की थे। अगर आप ना होते 7 साल पहले तो चाचा जी सच कहता हूँ आज मैं आपके सामने ना खड़ी होती, मर चुकी होती। तो तब आपने मदद किया, मैं सोच के रखी थी कि पता नहीं मैं कैसे मदद करूँ, पर मौका ना मिला। अब जाके मौका मिला, तुम पीछे नहीं हटूँगी, ये पैसे रख लो, सोचना अपनी बेटी ने दिया है आपको। वो जो बूढ़ा आदमी थे वो पैसे ले नहीं चाह रहे थे, लेकिन सांझ ने ज़ोर से, मतलब वो होता है ना हक जमा के वो दे दिए थे कि देखो मैं बोल रही हूँ ना अपनी बेटी की तौर से, रख लो आप, मना नहीं कर सकते हो। तो रख लेते हैं और वो रो पड़ते हैं। तो सांझ दोनों को ही हक करता है, बोलती अरे रोना क्यों है,
बस इन पैसों से पहले घर ठीक करना, फिर मोटर खरीद लेना, और कुछ बच जाए तो खुद के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेना। बस सरपंच के आगे जाके कभी हाथ मत जोड़ना। और एकदम से एक नंबर दे देती और बोलती कि ये मेरा नंबर है, कभी कोई भी ज़रूरत पड़े आपको तो बस एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं पैसे भेज दूँगी। ये बोलती है तो बोलती कि अंदर आ जाओ बेटा। तभी एकदम से सांझ बोलती कि नहीं, अंदर नहीं आ सकती, मुझे मार्केट जानी है और शाम से पहले, अंधेरे से पहले घर जाएंगे। तो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बाप को पता चला। तो बोलती कि बाप को छोड़ो, अब मेरी बाप है नहीं। ये बोलते तो बूढ़ा आदमी चुप हो जाता है। तो स्वीटी बोलती कि चले दी कि तू काहे डर रही है, मैं हूँ ना। यहाँ से जो सांझ थी वो स्वीटी के हाथ पकड़ते। अब ये लोग जिस जगह पे मार्केट होते उस साइड पे ये लोग पैदल ही चलते क्योंकि ज़्यादा दूरी में थे नहीं। इधर स्वीटी डर के मारे उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। सांझ को हंसी आ रही थी, बोलती कि क्या हुआ तुझे। देखिए ताऊ जी को पता चला तो सच में गोली मार देंगे। हाँ तो क्या हुआ, चल तेरे हिस्से की गोली हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, अब चुप से चल। और ये लोग मार्केट की ओर आखिरकार चले जाते। तो वहाँ पे जो शॉप वगैरह होते एंटर करते, और स्वीटी को सब जानते थे क्योंकि सरपंच की वो भाई की भांजी है तो सब लोग जानते थे। तो सब बोलते कि अरे कुछ चाहिए क्या बेटा। ना वो मेरी दी आई है ना। तो सांझ को काफ़ी लोग भी जानते थे। तो सबके सब शौक हो जाते क्योंकि 7 साल पहले सांझ की पूरी नामो निशान तक मिट गई थी इस गांव से। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। अब जैसे ही सांझ को देखते सब शौक की बोलती बंद हो गए। तभी सांझ एक की ओर देखते बोलती कि क्या हुआ, शौक लगा क्या, बेचने बैठे हो ना, चुपचाप बेचो, पैसे दे रही हूँ, इसके बदले में जो मुझे चाहिए वो दो। घूर घूर के देखने वाली कोई बात ना सही यहाँ पे। तो सबकी बोलती बंद और सब वो उसको जो जो चाहिए थी वो लेने लगती है। और लेते ही ये लोग शॉप से निकलते ही एकदम से जो स्वीटी है वो देखते हैं कि जो वो पानी पूरी वाला है वो मतलब उसके इर्द गिर्द बेहद सारे लोग वगैरह थे। अब स्वीटी को खाने की मन हो रही थी। वो थी कि दी यार, अब कुछ नहीं, मतलब 7 साल बाद आए हो, मेरे लिए तो कुछ ला ही नहीं आप, कम से कम पानी पूरी खिला दो ना। अरे अरे जीभ में पानी आ रही है। अरे पानी पूरी तो तेरी आदत ना गई है अभी तक, जब भी तू पानी पूरी देखती है तू बौखला जाती है। बोलती जो भी हो ना, अभी अभी खाने की मन हो रही से कुछ चलो ना, कौन सा क्या आपसे मैं खजाना मांग लिया, बस पानी पूरी ही तो मांग रही हूँ, चलो ना। तो सांझ को हंसी भी आ रही थी और वो एकदम से बोलती कि हाँ चल ले, भूख कर गई की। उसको ले जाती है उसी साइड पे पानी पूरी के पास में, और वो बोलती है कि भाई साहब पानी पूरी दे दो इसको। तो पानी पूरी देने लगता, तो जो स्वीटी थी वो यम यम करके खा रही थी, उसे बेहद पसंद है पानी पूरी और तीखे के साथ पानी पूरी खा रही थी। तो बोलती है सांझ को कि आप खाओगे नहीं, नहीं मुझे नहीं पसंद है, तू खा, तू पेट भर, और खाना ख़त्म हुआ तो बोल दियो पैसे दे दूँगी मैं। तो आप कहाँ जा रही हो, बोलती कि नहीं जा रही हूँ, इस साइड पे ही खड़ी हूँ, मेरी कॉल आ रही है, मैं बात कर रही हूँ। ये बोलते हुए सांझ की फ़ोन में जो कॉल आई थी वो रिसीव करते और बात कर रही थी। बात करते करते वो थोड़ी सी इधर उधर चल रही थी। जिस जगह पे सांझ खड़ी होके कॉल पे बात कर रही थी, ठीक उसके पीछे ही एक लड़का और लड़की आके खड़े हो जाते हैं। वो लड़का कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली पानी पूरी के साइड में गए थे, लेकिन ठेले के आसपास इतने लोग थे कि ये लोग थोड़े से साइड होके खड़े हो जाते हैं और ठीक सांझ के पीछे। और तभी दूसरे तरफ से कुछ बच्चे, लगभग 7-8 होंगे, किसी एक बच्चे को पकड़ने के लिए शायद खेल रहे थे, इतनी तेज़ी से भाग रहे थे और भागते भागते ये लोग उस लड़का और लड़की के बीच घुस जाते हैं और गलती से, क्योंकि पकड़ने जाते हैं तो गलती से उस लड़की को थोड़ी सी धक्का लग जाती है। लड़की कुछ चीज़ पकड़ने की कोशिश तो करती है लेकिन वो इनबैलेंस होती है और एकदम से धड़ाम से वो पलट के गिरने लगती है। कि उसी दौरान, उसी वक्त सांझ अपनी बात ख़त्म कर चुकी थी, फ़ोन पर्स में रख के पलट के कदम आगे बढ़ाएगी कि तभी एकदम से उसके ऊपर कोई गिरती है। तो
जो सांझ थी वो भी कुछ चीज़ ढूंढती है कि पकड़ूं मोरल सपोर्ट के लिए, लेकिन कुछ थी नहीं, तो वो भी धड़ाम से ज़मीन पे गिरती है। सांझ नीचे थी तो वो लड़की ऊपर। जैसे वो लड़की गिरती है ना, उसके पूरे बाल फैल चुके थे, पूरी की पूरी सांझ के ऊपर, पूरे फेस में। सांझ एकदम से अपनी फॉरहेड से बालों को हटा के बोलती कि क्या मुसीबत है, कौन हो भाई तुम। तभी वो लड़की पहले तो आँख इतनी तेज़ से बंद करी थी, ऐसा होता है ना हम गिरने लगते तो डर के मारे आँख बंद कर लेते कस के, बिल्कुल वैसे। लेकिन जैसे ही सांझ बोलती कि कौन हो, तो वो लड़की अपनी टिमटिमाती आँखें जैसी ही खोलती है, सांझ की बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ तो थी उन आँखों में, वो चुप सी हो जाती है, सुन्न हो जाती है। और तभी उसी वक्त वो लड़का एकदम से साइड में आता है, वो लड़की की हाथ पकड़ता है और एकदम से खींच के उठाता है। बोलती कि प्रीत क्या हुआ तुझे, तू गिर कैसे गया। हाँ गिर कैसे गई, तू चोट तो नहीं लगी तुझे, अबे अभी तो खड़ी थी, तू गिर कैसे गई। वो लड़की प्रीत थी। स्वीटी एकदम से देखती है ये पूरा नज़ारा, और एकदम से वो भी भागते आती है। भाग के आती है वो भी सांझ की हाथ पकड़ते है, उसको उठाते बोलती है दीदी क्या हो गई, गिरे कैसे आप। अरे अभी तो आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गई है। अरे आपको तो ये ट्रस्ट वगैरह लग गई। तो स्वीटी उसको झाड़ रही थी। एकदम से सांझ स्वीटी को थोड़ी सी साइड करती और घूरते हुए वो प्रीत की ओर देख रही थी। वो लड़का जो प्रीत के साथ खड़ा था वो बार बार बोल रहा था कि प्रीत चोट तो नहीं लगा तुझे, अरे बोल भी कुछ, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो गई है, अरे अरे बोल। प्रीत भी सांझ की ओर ही देख रही थी। प्रीत की पूरी बॉडी कांप रही थी डर के मारे, पता नहीं वो सांझ को देख के ही डर गई। वो एकदम से बोलती कि तू 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 तुझ तुझ आप मैं तुझसे कल मिलती हूँ, बाद में बात करूँगी। तभी वो लड़का बोलता कि तुझे इम्पोर्टेंट बात बोलने के लिए आया हूँ मैं, सुन तो ले एक बार, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है कि तू चला जा, मैं कल बात करूँगी, अभी चला जा। लड़का बोलती कि अजीब है, तो वो लड़का एकदम से जाने लगता है। तभी एकदम से सांझ थोड़ी आगे आती है और आगे आके प्रीत के सामने खड़ी हो जाती है। बोलती क्या रे छोरी, पूरी दुनिया में तुझे मैं ही मिली हूँ, मेरे ही सामने आके तुझे गिरनी थी, मेरे ऊपर ही गिरनी थी। कभी तू बैल्कनी से सीधा मेरे ऊपर गिरती है, कभी तू सरेआम एकदम से आके मेरे ऊपर गिरती है। क्या चल क्या रही है, मजाक चल रहा है क्या, तू कर क्या रही है यहाँ पे, हाँ बोल क्या कर रही है यहाँ पे। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि वो मैंने जानबूझ के नहीं की, वो बच्चे ने धक्का दी थी एकदम से, तो मुझे नहीं पता थी। तो क्या बोल रही है, खुद के बात तुझे खुद समझ आ रही है, ठीक से बोल। तो एक तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, तू यहाँ कर क्या रही है, हाँ। तो बोलती कि मैं मार्केट आई थी, कुछ लेनी थी मुझे। बोली कि वाह मार्केट आई थी कुछ लेने के लिए, तुम मैं कहाँ से आ गई, तुझे मेरे ऊपर ही गिरनी थी। पर मैंने जानबूझ के नहीं गिरी आपके ऊपर, वो धक्का लगी थी आपको कहीं। तभी एकदम से जो स्वीटी है लड़की की ओर देखते हुए कि बड़ी पहचान, मतलब पहचान सी लग रही है दी, ये वो तो नहीं है ना, मतलब हम गए थे दोपहर को, अरे भाई की लुगाई, होने वाली भाभी की छोटी बहन तो ना है, अरे नाम भूल गई मैं, अरे क्या नाम से। तभी एकदम से जो झांझी बोलती है कि प्रीत, प्रीत है इसकी नाम, सही हो ना मैं। तभी प्रीत बोलती कि हाँ 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 जी वो, हाँ मेरा नाम प्रीत है, हाँ आपको चोट तो नहीं लगी, वो हम सॉरी, वो ये काहेगा सॉरी, मतलब मेरे ऊपर गिर के ही मुझे सॉरी बोली जा रही है, क्या क्या करूँ मैं तेरी सॉरी का। ठीक है माफ़ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं है और ना ही मैंने जानबूझ के गिरी। तो एकदम से जो सांझ है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और एक बार वो अपनी नज़र फिर से उस लड़के की ओर देती है जो लड़का अब तक जा चुका था। तो सांझ कुछ नहीं बोलती। एकदम से स्वीटी पूछती है कि अरे आप यहाँ पे कर क्या रहे हो इस वक्त। कि वो मैं कुछ लेने आई थी और एकदम से दोस्त मिल गए थे। तभी सांझ बोलती कि दोस्त, वो लड़का तेरे बाप को पता है क्या। ये नहीं नहीं पिताजी को नहीं पता। सही है, सच सच बोल छोरी, तू यहाँ पे कर क्या रही से।
कहीं लफड़ा तो नहीं है लव का? सच सच बोल, 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है, तू यहाँ सरेआम मार्केट पे घूम रही है, ऊपर से तेरी दोस्त है वो भी लड़का। तुझे पता है ना इस गांव के तौर तरीके, सब हो सकते हैं लेकिन कोई लड़का दोस्त ना हो सकती है यहाँ पे। तो तेरे लड़का दोस्त कैसे हो गया? तो एकदम से स्वीटी बोली कि क्या दी, थोड़ा ठीक से बात करो, रिश्तेदार है। अरे हमारी होने वाली भाभी की बहन है, तो थोड़ा तो बोली कि तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? हाँ, पूजा करूं इसकी? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि जी 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 नहीं, पूजा क्यों करेंगे आप? वो है क्या ना, मैं मार्केट ही आई थी और ये मेरे साथ पढ़ता है। ठीक है, अच्छा साथ में पढ़ता है तो जब तुझे पढ़ाई करनी है तो ब्याह क्यों कर रही है तू? देखिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वो पिताजी ने कोई ऑप्शन ही ना रखी मेरे सामने, तो मैं क्या करती? सही है, चल तूने जो तुझे लेनी थी वो ले लिया ना? नहीं वो बस मैं बस अभी तो आई थी, लेनी है। चल जा, ले अपनी काम करो, जा यहाँ से। तो एकदम से जो स्वीटी है बोलती कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, उसने उसकी गलती नहीं है ना। तो बोलती तो चुप कर, एक तो दिमाग ख़राब है, ऊपर से ये सारी चीज़। मैं ही मिली थी, कपड़े गंदे कर दिए मेरी। तभी प्रीत ये सुनती है तो प्रीत एक रुमाल उसके पास थी, वो एकदम से उस रुमाल निकाल के, जो सांझ की कपड़े में कुछ डस्ट वगैरह लगी हुई थी, वो एकदम से पोंछने लगती। तो एकदम से होती अब ये क्या कर रही है इसे तू? देखिए वो थोड़ी सी ये आप मिट्टी लगी है, बस मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। बोली कि नहीं नहीं इतनी करने की ज़रूरत ना से तुझे, तू अपने काम से काम रख, जल जा, जो काम के लिए तू यहाँ पे आई है वो कर, ये सब करने की ज़रूरत ना से तुझे, तू चल। तो एकदम से सांझ स्वीटी को बोलती कि तुझे जाना नहीं है क्या घर? ठीक है, खा लिया तूने पानी पूरी, और कुछ खानी है तुझे? बोली नहीं नहीं हो गई, मेरी पेट भर गई है। सही है। तभी एकदम से सांझ कुछ सोचते हुए एकदम से प्रीत की ओर देखते हुए बोलती ओ छोरी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि वो मेरी नाम प्रीत है, जो भी हो पानी पूरी खाएगी? तो प्रीत एकदम से, क्योंकि वो पता नहीं सांझ से क्यों डरती है, बोलती कि नहीं वो नहीं खाऊंगी। तभी स्वीटी बोलती अरे खा लो, बहुत अच्छी है, अरे मुझे इस चाचा का पानी पूरी बेहद पसंद है, अरे खा तो लो, एक बार टेस्ट करके देखो। दे आप रुको, मैं इसके लिए ले आती हूँ। तभी सांझ बोलती है गजब है, जा जा तू लेके आ। तो प्रीत वहीं पे खड़ी रहती है। सांझ प्रीत की फेस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि सांझ लॉयर है। वो फेस एक्सप्रेशन, वो नर्वसनेस के लिए जैसे हम होते हैं ना, उंगलियों को वो बार बार टैप करते हैं, पैर को टैप करते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को पॉइंट करती है, नोट कर पाती है बड़ी इजी से। और एकदम से बोलती है चल सच सच बता, सब कुछ ठीक है? चल इतना तो मुझे समझ आ गई है कि शादी में तेरी मर्जी ना से। देखिए हाँ वो तो है, पर क्या कर सकते हैं, पिताजी मान नहीं रही है। मम्मी से बोल रही हूँ कि आप बात करो, मम्मी बात कर चुकी है, पर पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं है। सही है, तो अब क्या, कुर्बान होने के लिए तैयार हो जा, 1 हफ्ते में तेरी शादी है। तो प्रीत चुप हो जाते हैं और तभी जो स्वीटी है वो लेके आती है एक प्लेट और बोलती है ये लो, ये लीजिए खा लीजिए, अच्छी है बेहद। तो प्रीत डर के मारे खा नहीं पा रही थी, वो बार बार सांझ को घूर के देख रही थी। तो सांझ बोलती कि डरने की कोई बात ना से, जो तुझे करनी थी वो तूने कर दी, कपड़े मेरे ख़राब हो चुके हैं, अब इसके क्या कर सकती हूँ मैं, तू खा ले आराम से, मैं कुछ ना बोल रही हूँ। तो सांझ एकदम से पानी पूरी के पास वहाँ पे जाके वो पैसे देने लगती है। तो प्रीत एकदम से बोलती कि मैं मेरी वाली मैं पे कर दूँगी। तभी एकदम से सांझ बोली कि छोड़, खैर तूने जो ये मेरे कपड़े ख़राब कर दिए ना, उसी की भरपाई मैं खुद कर रही हूँ, सोच ले तू, तेरी पैसे मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं कितने भी है। तो वो दे देती है पैसे वगैरह। स्वीटी थोड़ी बहुत प्रीत से बात करने की कोशिश वगैरह कर रही थी, लेकिन प्रीत की हालत ख़राब थी। तो स्वीटी बोलती है अरे आप इनसे डरो मत, ये मेरी दी है, आपको तो पता है ना, वो भाई है ना यश, उनकी बहन है, मेरी ताऊ जी की बेटी है, थोड़ी सी गुस्सैल है और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है, और उनकी बात करने की तरीके ऐसी ही है, मुझसे भी ऐसी बात करती है, तो आप डरो मत। क्यों डरना, वैसे हाँ, आप घर कैसे जाओगे? तो बोली ऐसे ही चले जाएंगे, वो वाह बस
यहाँ से थोड़ी रिक्शा ले लेंगे और चले जाएंगे घर। चलो ठीक है। वैसे हमारी भाभी जी ठीक है? दीदी हाँ हाँ दीदी ठीक है। वहाँ पे वो खा लेती है और फिर जैसे ही सांझ आती है बोलती कि हो गई खाना? बोलती कि हाँ हाँ हो गई। बोलती कि चल जा अब घर जा। तो प्रीत वहाँ से एकदम से निकल जाती। तो स्वीटी बोलती कि इस तरह से बात कौन करती है? कि मैं करती हूँ। क्यों, तुझे रास नहीं आ रही है? बोलती कि नहीं। अरे आप मुझसे कर लेते हो, मैं छोटी बहन हूँ आपकी, पर वो तो रिश्तेदार है ना, तुझसे भी उम्र कम है उसकी, 19 साल की है, तू 20 साल की है। बोली अच्छा वाह, आपको सारी चीज़ पता है, मतलब मेरी उम्र भी। ये चुप कर, तू अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या लगी, पानी पूरी मैं खिला चुकी हूँ। देख कुछ नहीं चाहिए। तभी वहाँ से जो सांझ है वो स्वीटी को लेके वहाँ से चली जा रही थी, अब हवेली की ओर रवाना हो रही थी। तभी एकदम से बोली कि हाँ आप इतने दिन बाद आए हो, मैं भी इतने साल बाद आए हो, तो ताई जी के लिए कुछ ले लो ना। ठीक, क्या लूँ? ठीक, कुछ ले लो। ठीक, वो है, घर चल पहले। तो ये लोग घर के लिए चले आते हैं। जैसी हवेली में एंटर करती है, क्योंकि मिट्टी वगैरह उसके कपड़े में लग चुके थे, अब झाड़ने से कितनी ही साफ़ होगी। जैसे एंटर करते हैं उस वक्त भी जो पिताजी थे सांझ के, वो अपने भाई से और कुछ लोग आए हुए थे घर पे, वो आपस में बात कर रहे थे। तो वो लोग भी जैसे सांझ को देखते तो वो लोग भी शौक होते हैं। पूरा हिस्ट्री पता है सबको, इस गांव के हर एक इंसान को सांझ के बारे में पता है। 7 साल पहले क्या हुई थी, कैसे वो इस गांव से गई थी, सारी चीज़ पता थे। तो वो देख के शॉक्ड हो जाते। उनका उस तरह से घूर के देखना सरपंच जी जैसे नोट करते, तो वो भी एकदम से दरवाजे की तरफ अपनी नज़र डालते। जैसे डालते वो देखते हैं सांझ की पूरे कपड़े में मिट्टी वगैरह लगी हुई है। स्वीटी की हाथ पकड़ते हुए एंटर करती है। ये देख के उनकी दिमाग की पारा हाई हो जाते हैं। जो पुष्पा जी थी वो सभी के लिए थोड़ी बहुत चाय नाश्ता की इंतज़ाम कर लेती है और हॉल में आती है। जैसे वो हॉल में आती है वो देखती है कि सरपंच जी तो खड़े हो गए, ऊपर से अपनी मुट्ठी को कंजते हुए। उनको समझ ना आती कुछ के अचानक क्या हो गए इसे। तो वो कुछ पूछेगी कि तभी एकदम से जो सरपंच जी थे वो हाथ जोड़ लेते, जो बाहर से लोग आए हैं उनकी ओर देखते हुए। वो बोलती कि कष्ट देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता है बात बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग मेरे पास आए हो, पर अभी मैं इस बारे में कोई बात ना कर सकता, हम कल बात करेंगे। तो सब एकदम से खड़े हो जाते हैं और बोलते कि ना ना कोई कोई बड़ी बात ना से, आप माफ़ी मत मांगो, हम कल आ जाएंगे। ये बोलते हुए एक एक करके सब निकल जाते हैं। जैसे ही निकल जाते हैं, जो सांझ थी उसको इन सारी मामलों से कोई मतलब थी नहीं। वो स्वीटी को अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है और अपनी कमरे में खुद जाने लगती है। जाते जाते वो एक नज़र जो है पुष्पा जी की ओर देती है। पुष्पा जी तो देख के ही शौक हो जाती है कि इसकी ये हालत, और उनकी पूरा मांझला ही समझ आ जाती है कि काहे सरपंच जी भड़क गए। लेकिन वो इस वक्त कुछ बोल ना पाएगी। सांझ तो अपने कमरे में जाने ही लगती है कि तभी सरपंच जी जो है वो पुष्पा जी की ओर देखते हुए झल्ला पड़ते हैं। ये धर्मशाला ना से मेरा घर से, यहाँ पे रहना है तो सारे नियम और तौर तरीक़ों के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते हो तो चाहे वो मेरे घर से हो या बाहर से आया कोई कल की इंसान, मेरे घर से जा सकता है, दरवाज़ा खुला से। यश की माँ, तुम्हें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इन सारी चीज़ें पे मैं कोई वो चुप नहीं रहूँगा। अब क्या हो रहा है से ये सब? यहाँ के लड़कियाँ बहुत तहजीब के साथ रहते हैं, शाम के वक्त घर से बाहर ना जाते हैं, और यहाँ से शहर से एक नई लड़की आके मेरी सारी चीज़ों को ऐसे उल्लंघन करे और मैं चुप रहूँ, ऐसा तो हरगिज़ ना होगा। समझा दो जो आए हैं उसको, यहाँ पे रहना से तो सारे नियम और मेरे तौर तरीके के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो रहे, वरना जा सकते हैं। अभी जैसे आई तो ऐसे है हालत करके जैसे कुश्ती लड़के आई है। जैसे ये बोलती है जो सांस, तो इन सारी मामलों से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है बातों से। लेकिन जैसी कुश्ती की बात आती है वो एकदम से रुक जाती है। रुक के वो पलटते हैं और सरपंच जी की इतनी ज़ोर से चिल्लाने के कारण यश अपने कमरे से भागते हुए आते हैं। यश आता है, यश की दादी आती है। दादी जी तो सांझ की हालत देख के ही अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि लो,
हो गई युद्ध का आरंभ। यश आके बोलते कि क्या हो गई से दादी, ये पिताजी इतनी जोर से काहे चिल्ला रहा है, कि तू देख सामने का नज़ारा तो तुझे भी पता चल जाएगा। यश भी देख के वो तो हक्का बक्का रह जाते, वो चुप हो जाता है। और सांझ एकदम से अपने पिताजी के सामने खड़ी होती है, वो भी आंखों में आंखें डाल के बोलते कि पहले तो माफ़ी चाहूँगी सरपंच जी। वैसे अच्छी बात है, शौक पालना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये जो आपकी तौर तरीके, आपकी नियम, आपकी ये आपकी वो, ये सारे ना आपके पास रखो, क्योंकि इन सारे नियमों से आप आपके गांव को बांध सकते हो, आप आपके परिवार को बांध सकते हो, मुझे ना बांध सकते हो। मुझे अगर बांध सकते थे ना तो 7 साल पहले ही मेरी किस्सा ख़त्म हो चुके थे सरपंच जी। ऐसा तो हुआ ना कुछ, तो अपनी चीज़ें ना मुझ पे थोपने की कोशिश भी ना करें आप। और मुझे कोई शौक ना से आपके घर में रहने की, हो तो आपकी बीवी ने अपनी इमोशनल चीज़ें करके मुझे यहाँ पे रुकवाई है, वरना मुझे कोई शौक ना से आपकी घर में आने की। मैं मर जाऊं पर आपके घर में कभी ना पैर रखूं। वो भी अपनी पिताजी की आंखों में आंखें डाल के बोल रही थी। वो थोड़ी सी भी वो हेजिटेट फील नहीं कर रही। तो जो दादी जी थी सांझ की, वो एकदम से आते बोल की लड़की चुप हो जा, तू क्या बोले जा रही है। तभी बोलती है अरे दादी जी आप भी चुप रहिए, मैं आपके बेटे से बात कर रही हूँ, पहले वो बात तो ख़त्म कर लूँ फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ तो बोलिए सरपंच जी। कुश्ती, अरे कुश्ती क्या, आप 1-2 अखाड़ा खड़े तो करो यहाँ पे लड़कियों के लिए, तब देखो मज़ा आ जाएगा। आपकी सारे ये जो सोच है ना लड़कियों को लेके, कि घर से ना निकल सकती है, ये नहीं कर सकते, इनकी ज़िंदगी बस चूल्हे की इर्द गिर्द ही रहती है, ये परिभाषा बदल जाएगी आपकी। एक बार तो करके देखिए ज़रा आप, ये चीज़ शुरू तो करिए, फिर देखना मज़ा। आपको तो लड़कियां हाथ की मैली लगती है। तो सरपंच जी बोलती कि तुम अपने हद में रहा करो, तुम किससे बात कर रही हो। बोलती कि मैं सरपंच से बात कर रही हूँ, इस गांव की सरपंच, आदरणीय सरपंच जी, मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। तो क्या हो गए इसे, ये तो बोलिए, गोली मारेंगे। अरे लेके आइए बंदूक और मारिए गोली, मुझे कोई डर ना से इस गोली से, ना आपसे और ना ही आपकी वो बंदूक से। ये दोनों का रूबरू मैंने 7 साल पहले कर ली सी। हम ना मुझे डर है और ना ही कुछ और ये जो गांव वाले हैं ना, जिसकी आप जोर चलाते हो, जिस दिन इस गांव वाले को आपकी पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी ना सरपंच जी, तब मज़ा ही आ जाएगा। भगवान मानते हैं ना आपको ये सारे गांव वाले, जब इनको पता चलेगी कि ये जो शराफत का पर्दा ओढ़ के रखे हो फेस में, इसके पीछे भी एक हैवान छुपा है। जैसे ये बोलती है तो पुष्पा जी एकदम से बोल की सांझ ज़्यादा बोल रही से। सांझ बोली कि अरे पुष्पा जी आप तो चुप ही रहिए, जो सच है वो सच है, कभी कभार सच्चाई भी इंसान को सुननी पड़ती है। अब क्या करे, कुछ कुछ सच्चाई हजम ना होते, कड़वी जो होती है, लेकिन हकीकत ना बदलती। जो सच है वो सच है, और सच सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए इंसान को। हाँ तो सरपंच जी कहा थे मैं, हाँ ये जो चेहरे के पीछे हैवानियत है ना, जिस दिन गाँव वाले के सामने ये सारा चिट्ठा आपका सामने आ जाएगी ना, उस दिन मैं देखूंगी, उस दिन मैं देखूंगी आपकी चीज़ें कैसे सेकंड में बदलती है। उस दिन मैं आपकी फिर से सामना करूंगी अपनी सवालों लेके, जो मेरे कई सारे सवाल है आपसे पूछने के लिए, लेकिन वो समय अभी तक आए ना से कि पूछूं। जैसी ये बोलती है तो जो पुष्पा जी है वो एकदम से आती है, दीप धड़ाम मारती है उसकी एक गाल पे। सांझ अपनी एक गाल पे हाथ रख लेती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, यहाँ तक कि पुष्पा जी की ओर वो देखती तक नहीं है। और पुष्पा जी बोलती कि कमरे में जाओ अपनी। सांझ चुप से अपने पिताजी से नज़रें हटा के चुप से अपने कमरे में चली जाती है। सरपंच जी वहाँ से चुप से वो भी एकदम से बाहर की ओर चले जाते हैं। जो सरपंच जी के छोटा भाई थे यानी सांझ की चाचा जी, वो भी उनके पीछे पीछे जाते कि भाई साहब रुको तो सही, वो चले जाते हैं। तो एकदम से जो सांझ की दादी जी है वो बोलती कि क्या ज़रूरत थी उसको मारने की, तुझे तो पता है ना वो उसकी बर्ताव ही ऐसी है।
क्यों मारी उसको? वैसे भी उसके बिना तेरी जी ना चलती, अब कैसे मार ली तूने? ये बोलती है सांझ की दादी। लेकिन जैसे ही पुष्पा जी ने सांझ की गाल पे थप्पड़ मारी थी, उनकी आंखों में आंसू आ चुकी थी। लेकिन मानो कि ऐसा कि थप्पड़ तो उन्होंने मारी है, थप्पड़ सांझ की गाल पे लगी है, लेकिन चोट, वो जो दर्द है वो पुष्पा जी को हुई है। उनकी आंखें नम हो जाती है, आंसू आने लगते हैं। यश बोलती कि माता, क्या ज़रूरत थी उसको मारने की? आपको तो पता है ये कोई नई बात ना से, हमेशा वो पिताजी के खिलाफ ऐसे बातें करती ही रहती है। तभी एकदम पुष्पा जी बोलती कि सब जानती हूँ मैं, पर कुछ चीज़ें ज़्यादा बोल लेती है। वो भी जितना समझती है अपने पाप को उतना खराब भी नहीं है वो। पता नहीं दोनों के पीछे ये क्या हो गई है, कब ये सारी सिलसिला ख़त्म होगी। तभी जो दादी जी है वो एकदम से साइड हाक करती है पुष्पा जी को और बोलती कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी एक दिन ना एक दिन। माहौल थोड़ा सा वहाँ अलग हो जाते हैं। सांझ को कोई फ़र्क पड़ती नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे माहौल बहुत बार हो चुके थे, 7 साल पहले की बात है। तो सांझ क्या करते, अपने कमरे में आते वो पहले शावर वगैरह ले लेती है। उसकी फ़ोन में बार बार कॉल आ रही थी, तो कॉल लेती है। उधर स्वीटी को पता थी कि ताई जी से थप्पड़ मिली है सांझ को, वो आती है। लेकिन वो आकर देखती तो सांझ तो बिल्कुल नॉर्मल है, बस उसकी गाल, क्योंकि सांझ की स्किन बहुत ज़्यादा वाइटिश थी, तो देखती है कि गाल पे थोड़ी सी लाली पड़ गई है। तो एकदम से स्वीटी आते हैं, बोलती कि दी आप ठीक तो हो? बोलती कि क्यों, मुझे क्या हो गया है? नहीं नहीं, वो ताई जी ने मारी है ना आपको। अरे बोलती कि वो कोई बात नहीं, ये तेरी ताई जी की प्यार है, कोई ना, चल बैठ। तो बोलती कि अरे वाह, आपने ड्रेस पहन भी लिया, अच्छी लग रही हो। अच्छा सच्ची में? बोलती कि हाँ। तो बैठ, मैं कुछ काम करती हूँ पहले, फिर तुझसे बात करती। तो वो अपना काम करने लगती। देखते देखते रात के 8 बज रहे थे। और सरपंच जी की हवेली की कुछ नियम होते हैं। यहाँ के सुबह की नाश्ता लगभग 8 बजे से पहले करनी पड़ती है और रात की डिनर भी 8 बजे तक ही करी जाती है। तो एकदम से स्वीटी घड़ी की ओर देख के बोलती कि लो हो गई, रात की खाने की टाइम हो गई है, चलो दी। तो बोलती कि मैं इस वक्त खाना नहीं खाती, मुझे खाते खाते 10 बज जाते हैं। तो स्वीटी बोलती कि क्या मतलब आप? अरे तो 10 बजे खाना ना मिलेगी आपको, ना मिले तो ना सही, तू जा अपनी अपनी नियमों के साथ तू खाना खा ले, मुझे ना खानी है। अब बोलती अरे दी, ज़रूरी है क्या क्या हर बात आपके हिसाब से हो? कुछ 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 तो यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से कर लो ना, क्या जाता है, 6 दिन की बात है, फिर आप वापस जाके अपनी ज़िंदगी जीना। बोली कि नहीं, इतनी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ मैं इस घर के लिए, तू जा अपना खाना खा ले। तो स्वीटी बाहर जाती है और वो आती है, आके टेबल पे बैठते हैं। सरपंच जी भी आ चुके थे, खाने के टेबल पे सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो सब देखते हैं, तो पुष्पा जी देखते हैं, सब तो है, केवल सांझ नहीं है। अब माँ की मन है, ममता तो जागी जाती है, वो एकदम से उठ जाती है। तो सरपंच जी बोलती कि कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, वो सांझ को बुलाने। अच्छा, तुम्हें लगती है कि वो अपनी सारे चीज़ों को यहाँ पे बदलने आने के बाद वो हमारे तौर तरीके से खाना खाएगी? तभी एकदम से जो पुष्पा जी बोलते कि एक बार बुला लेते हैं। जैसे ही उठ के जाने लगती है तभी सांझ आती है। स्वीटी घूर के देखती कि मैं इतनी प्यार से बुला रही थी, तब आई नहीं, अब आ गई। सांझ जाके चुपचाप पुष्पा जी के साथ, एक टेबल खाली थी वहाँ पे आके बैठ गई थी। और पुष्पा जी की जो उनकी थी प्लेट थी, वहाँ से ही वो एक रोटी लेती है, थोड़ी सी सब्ज़ी लेती है और वहाँ से खा के वो किसी से बात नहीं करती, चुपचाप एक रोटी खा के थोड़ी सी पानी पी के वहाँ से चुप से चली जाती है। पुष्पा जी हंसती है और चुपचाप बैठ जाती है। और जो रोटी तोड़ी गई थी, थोड़ी सी रख दी थी सांझ ने, वही रोटी वो खुद खाती है। जो सरपंच जी, उन्हें गुस्सा तो आती है इन सारी चीज़ों से, पर वो कुछ कहते ना है उस वक्त। ऐसी होती है। सब खाना वगैरह खा के अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ये यश भी बोलते कि बाप रे बाप, ये पहले दिन की कहर इतना है तो 6 दिन में क्या होगी दादी जी? दादी जी बोलती कि बेटा, वो तो वक्त ही बताएगी। अगर पहले दिन ये है तो सोचो अगले 6 दिन क्या होने वाले हैं। तो यश बोलती कि हम तो बस अपने दिल थाम के बैठ सकते हैं दादी जी। वही करो,
और हो सके तो अपनी बहन को थोड़ी सी समझा दो कि बगावत हर चीज़ के लिए नहीं करनी चाहिए। मैं क्या समझाऊँ, मेरी बड़ी है वो मुझे ना धो दे। लेकिन सही है, फिर क्या कर सकते हैं आप, पुष्पा जाने और उसकी बेटी जाने। ये बोलते हैं तो सारे अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। यश आता है सांझ के कमरे में, कुछ बात वगैरह करते हैं। वो समझाएगा क्या, एक्चुअली यश छोटा है सांझ से, सांझ बड़ी है, तो वो भी उतनी वो में समझा नहीं सकता था। लेकिन हाँ, उसके हित में जितना था वो समझाने की कोशिश ज़रूर करता है। जैसे समझाने जाता है तभी सांझ बोलती कि तू ना बड़े बनने की कोशिश ना कर, जा अपने कमरे में और जाके आराम से सो जा, कल बात करेंगे। तो यश चुप होके चले जाते हैं। यह सांझ लगभग 10 बजे तक वो अपने लैपटॉप में कुछ काम वगैरह करती है और देखते देखते साढ़े 10 बज चुके थे और एकदम से वो सो जाती है। 11 बज चुके थे तभी एकदम से सांझ के कमरे में कोई आता है। लाइट ऑफ थी, लेकिन सांझ को आहट मिल चुकी थी कि कोई आई है। लेकिन सांझ पलट के उठ के देखती नहीं है कि कौन आई है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है जैसे कि वो गहरी नींद में सो रही है। तभी वो कमरे में पुष्पा जी ही आई थी। पुष्पा जी आती है, सांझ के पास बैठती है, उसकी सर पे सहलाती है, फॉरहेड पे किस करती है और एकदम से उसकी गाल को आहिस्ता से छूती है। ये 7 साल बाद पहली बार सांझ की ओर वो हाथ उठाई है। वैसे भी वो ज़्यादातर सांझ को मारती ना थी, लेकिन जब भी बगावत पे आती थी, अपनी पापा से बहस वगैरह करती थी, तब रोकने के चीज़ों में वो कभी कभार थप्पड़ मार देती थी। लेकिन तकलीफ़ उनको ही ज़्यादा होती थी। तो आज भी कोई नई बात नहीं होती है। उसके गाल को सहलाते हुए एकदम से सांझ को महसूस होती कि उसके गाल में एकदम से थोड़ी सी चिपचिपा सी कुछ गिरी है, थोड़ी सी गर्म थी। वो समझ गई थी कि पुष्पा जी रो रही है। पुष्पा जी एकदम से हाथ हटा के उठ के जाएगी कि तभी सांझ हाथ पकड़ लेती और बोलती कि हो गया आंसू बहाना। हाँ, जब मारने से तकलीफ़ तुमको ज़्यादा होती है तो मारती काहे हो। पुष्पा जी एकदम से बोलती कि तू तू सोई नहीं अभी तक। मैं मेरी सोते सोते लगभग 11-12 बज जाते हैं, कोई नई बात ना से। आप ये बताओ, जब तकलीफ़ आपको ज़्यादा होती है तो क्यों मारते हो। तू भी तो बाज ना आती अपनी चीज़ों से। क्या ज़रूरत है इस तरह से अपने बाप से बात करने की। कि बाप, वो कौन सा मुझे बेटी मानती है, मैं उनको बाप मानूं। देखो पुष्पा जी, इस बारे में मुझे बात करनी ना से। अब बैठो, यहाँ पे बैठो, क्या हो गया, क्यों रो रही हो आप। मत करना ये सब, मुझे कोई शौक़ नहीं है तेरे ऊपर हाथ उठाने की, पर कभी कभार कुछ ज़्यादा बोल लेती है। सोच समझ कर बोला कर, जैसी भी हो हकीकत ना बदल सकते। वो तेरी बाप है, तू माने या ना माने, वो माने या ना माने, सच सच होता है। दोनों बाप बेटी ऐसे लड़ते हो, पता नहीं कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। तभी एकदम से सांझ बोलती कि ये तो आप अपने पति को जाके समझाओ। आप उनसे बोल नहीं सकते, मुझे सुना सकते हो तो आगे मुझे सुना रहे हो। कभी उनसे अपनी मन की बात करी हो, ये बताओ मुझे, बताओ। 40 साल की शादी हो गई अब तक आप दोनों के, और आज तो आप दोनों की सालगिरह भी है, 40 साल की हुई है, एनिवर्सरी है, याद भी है आपको। तभी एकदम से पुष्पा जी बोलती कि हाँ याद है, सही बात है, लेकिन आपके पति को इन सब की चीज़ों में कोई मतलब है नहीं। तो इन 40 साल में कभी उनसे बैठ के बात वगैरह करी भी हो आप, बोलो, कभी बात वगैरह करी हो। ये तो नहीं कि ये गलत कर लिया आपने, ये गलत हो गया, ये जो हुई है ये गलत है। कभी मैंने आपको आज तक कभी इस बारे में बात करने नहीं देखी मैं। आप जो आपको बोले जाते हैं, जो आपको करने के लिए बोले जाते हैं, बस आप चुप से वो सारे काम कर लेते हैं। अरे जब इंसान गलत कर रहे हैं तो बताओ उनको कि ये गलत है, ताकि उनको भी समझ आ जाए। अगर ना बोलोगी तो उनको ये लगेगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है, और उसी हिसाब से चलते हैं। आज तक तो यही होता है, कभी उनको कोई आँख उठा के देख के ये नहीं उनको गलत नहीं बोला, यही तो दिक्कत है। अगर पहले से ये सारी चीज़ बोले जाते तो अब तक ना ये दिन देखने की नौबत ना आती। तभी एकदम से जो पुष्पा जी बोलती कि छोड़ना ये इन सारी बातों को, क्यों ये सारी बातों को लेके बैठ गई। तो
आई है 6 दिन के लिए, चुप से रह 6 दिन, उसके बाद चली जाइयो, फिर पता नहीं कि कब मैं देखने के लिए तरस जाऊँ तुझे वापस। तभी सांस थोड़ी सी नॉर्मल होती हो गई फिर से आपकी ये सारी रोना धोना। चुप से बैठो यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। तो बोलती कि कहाँ जा रही से? हर कहीं नहीं जा रही हूँ, बैठो तो सही, कुछ लाई थी मैं आपके लिए। ये बोलते हुए वो एकदम से उठती है और एकदम से अपनी कवर्ड ओपन करती है, वहाँ से बैग निकालती है, बैग से एक प्यारी सी साड़ी निकालती है और वो साड़ी अपनी माँ की ओर देती है। बोलती कि ये तुम्हारी सालगिरह की तोहफा। बोलती कि तूने ये कब लाई? अरे जब मैं घर के लिए रवाना हुई थी उससे पहले ही ले ली थी, सोची थी कि जब भी यश जाएगा उसे दे दूंगी, पर उससे पहले मेरी आना हो गई, जो कि नामुमकिन थी। लेकिन हाँ, ये इमोशनल ड्रामा वगैरह करना बंद कर दो, अब बड़ी हो गई हो, 2 बच्चों की माँ हो, कुछ तो शर्म करो। कुछ दिन बाद आपकी बहू भी आएगी घर पे। बोलती चुप कर तू, मैं कोई वो नहीं करती। बोलती हाँ हाँ बोलो बोलो, बस चुप कर। तभी एकदम से सांझ क्या करती है, वो जो पुष्पा जी है वो साड़ी को बहुत प्यार से देख रही थी, वो भी अपनी गोद में लेके। तो बोलती कि ये साड़ी मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना से, इसको साइड रखो। और एकदम से पुष्पा जी की गोद में वो अपनी सर रख लेती है और बोलती कि अब मेरे सर दबाओ। तभी पुष्पा जी फिर से भावुक हो जाते हैं। पता नहीं कितने साल बाद ये मौका आई है, वो बड़ी प्यार से सांझ की सर को दबाने लगती है। दबाते दबाते उनकी आंखों में आंसू आखिरकार आ ही जाती है। तभी एकदम से सांझ बोलती कि लो कर लो बात, इसीलिए ना मैं आने की कभी ना सोचती। क्यों रो रही हो? क्या करूँ मैं? तुझे पता है ना मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। बोली अरे पता तो है, तो क्या होगी, मैं ना करती हूँ क्या? कि तू फिर क्यों बगावत पे उतर आई तू? आ जाना गाँव। कि सब कुछ बोल लो, बस ये मत बोलो कि गाँव आ जा। इस गाँव से मेरा कोई नाता है नहीं, केवल आपसे है, तभी मैं अभी आपके पास हूँ। बस और कोई आप मुझसे रिक्वेस्ट ना करो। तो वो चुप हो जाती है और ऐसे ही उसकी माथे पे सर फैलाते फैलाते वे बहुत सारे बात वगैरह करते हैं। कब सांझ सो जाती है सांझ को नहीं पता। वैसे ही जो पुष्पा जी है वो भी बेड के साइड अपनी सर टिका के ऐसे ही सो जाती है, दोनों माँ बेटी। सुबह के 5:30 बजे थे जो दादी जी पुष्पा जी को ढूंढते ढूंढते आखिरकार सांझ के कमरे में तक जाग पहुँची। जैसी देखती वो भी हंस पड़ती, उनकी भी थोड़ी सी आंखों में आंसू सी आ जाते हैं। ये माँ बेटी का जो रिश्ता है बहुत अनोखा है। कम से कम दादी जी ये बात बहुत अच्छी से जानते थे। और तभी यश भी उठ चुका था, तो यश सांझ के कमरे में आते ही थोड़ी बाहर टहलने के लिए जाना था उसको, तो वो सोचा थे कि सांझ को लेके जाएगा। लेकिन आके देखते कि दादी जी खड़ी है। वो बोलती कि क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो? वो बोलती कि देख। यश भी देखता है, बोलती कि ये दोनों कितना क्यूट है ना। क्यूट क्या होता है? बोलती कि मतलब अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे है ना, माँ बेटी किस तरह से, कितना प्यारा रिश्ता है। बस पिताजी और इस सांझ की बीच मम्मी फंस जाते हैं अक्सर। क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे। तो यश बोलती कि एक पिक्चर ले ले इन दोनों के। बोलती कि ले ले। तो एकदम से एक पिक्चर ले लेते। जैसे पिक्चर की वो क्लिक होने की आवाज़ होती है तो एकदम से पुष्पा जी उठ जाते हैं। उठ के देखते कि 5:30 बज चुके थे, तो एकदम से घबरा के उठते। और उनकी घबराने की उठने के कारण सांझ भी उठते। बोलती कि क्या हो गई? अरे वो 5:30 बज गया। बोलती अरे क्या मतलब, मेरी नींद ख़राब कर दी ना आपने, कितनी सुकून से सो रही थी मैं। क्या करे बेटा, उठनी पड़ेगी ना। 7 बजे 7:30 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह था। बोली हाँ आप और आपके नियम, मुझे ना बुलाना। ये बोलते हुए सांझ दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। आज कहानी यहीं तक रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखियो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, टाटा, बाय बाय, सी यू सून गाइस।